गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वर्ब का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में मैं कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा लास्ट में हम लोग कुछ 25 to 30 मिनट की वोकैब सेशन भी लेंगे और वहाँ पे काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे विच ऑल आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। I hope you all have seen the previous video. If you have not, then please go and watch that video. Then you will be able to understand this particular video and concept. So let's start this video. देखिए, जब हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी तो हमने बात करी वर्ब के टाइप क्या होते हैं, वर्ब कैसे काम करती है, फिजिकल वर्ब, मेंटल वर्ब, फिर हमने उसको हेल्पिंग वर्ब के थ्रू देखा, एक्शन वर्ब के थ्रू देखा। देन हमने बात करी हैपनिंग वर्ब्स क्या होते हैं, बाकी और भी चीजें। तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए क्योंकि उससे अब बाकी की चीजें आएंगी। जहां मैंने पिछला वीडियो खत्म किया था तो हमने बात करी थी वहां पे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव के अलावा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ठीक है, इस वीडियो में मैं कुछ रूल्स बता दूं, आगे आने वाले वीडियोस में इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल नंबर 1, देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो बात मैंने कल भी बोली थी, बेसिक्स का खेल होता है। जिसके बेसिक्स अच्छे हैं उसके लिए अच्छा है, जिसने बेसिक्स पे काम नहीं किया वो हमेशा परेशान रहेगा। तो देखते हैं रूल नंबर 1 क्या कहता है। इफ द सब्जेक्ट इज ऑफ द थर्ड पर्सन सिंगुलर, he she it, add s or es to the first form of the verb to make it singular number। क्या मतलब है इसका कहने का, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने बात करी थर्ड पर्सन की तो आपको पता है तीन टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आपको पता है आई एंड वी, आपने ये सब प्रोनाउन में पढ़ा होगा। सेकंड पर्सन क्या होता है आपका यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन क्या होता है आपका, थर्ड पर्सन होता है आपका ही, शी, इट। पढ़ेंगे ये सब, नहीं पढ़े तो ध्यान से दे लो। ही, शी, इट, दे, ये आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो गए। ओके, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। ये इनके सब्जेक्टिव केस होते हैं। इनको एक और नाम से जाना जाता है, इन सबको, जो आपका आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे है, इसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन नंबर में कितने होते हैं सर, पर्सनल प्रोनाउन नंबर में होते हैं आपके 7। ये बात याद रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्टिव केस है तो ऑफकोर्स इनका एक ऑब्जेक्टिव केस भी होता होगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देखिए नोट्स अपने पास रखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपके हाथ में कॉपी और पेन है और उसके साथ साथ लिखते चलिए। तो जब मैंने बात करी इसकी तो देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, बी हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस। यू का यू ही होता है, ही हो जाएगा हिम, शी हो जाएगा हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट एंड दे का आपका देम हो जाएगा। ये कुछ बेसिक बातें हैं, याद रखनी चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे थर्ड पर्सन लिखा है। बात आती है ना कि क्यों सर इतना डिटेल जानना जरूरी है। हाँ जी, जानना जरूरी है। देखिए आप मॉक टेस्ट देंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इतनी डिटेल में ये बातें बताई। और जब सीखना ही है तो एक बार में सीखो ना। चलिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही प्लेज द वायलिन एवरी डे। ओके, तो देखिए ही क्या है आपका, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। सिंगुलर है तो हम इसके साथ एस ई एस लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्ब। ओके, अगर मान लीजिए मैं इस ही की जगह दे कर देता तो क्या होता, तो फिर यहाँ पे एस नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मान लीजिए इसको नेगेटिव बनाते तब क्या होता, तो देखिए आप पहले तो ये ध्यान दीजिए कि इसका टेंस क्या है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेकंड भी देखिए, शी लव्स हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को प्यार करती है। एंड द डॉग बार्क्स एट द पीपल, कुत्ता लोगों पे भौंकता है। ठीक है, तो डॉग भी सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है। ओके, अब मान लीजिए मुझे नेगेटिव में देना है तो नेगेटिव में क्या करते हैं, देखिए सर अगर सिंगुलर है तो आप उसके साथ डज नॉट को यूज कर लेंगे। ओके, लेकिन उसके बाद आप एस या ई एस को यूज नहीं करेंगे, वर्ब की जो नेचुरल फॉर्म है उसी पे ही हम लिखेंगे। बात तो समझ में आ गई। ओके, चलिए इसी तरीके से अगर मान लीजिए लव्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे भी डज नॉट कर देंगे। क्या करेंगे, डज नॉट कर देंगे। इज दैट अंडरस्टूड, पक्का है, किसी तरीका कोई डाउट किसी को। चलिए अगर मान लीजिए प्लूरल होता तो क्या करते सर, डज की जगह यहाँ पे जो फॉर्म है वो आपकी डू हो जाती, तो मैं बोल देता शू, शी की जगह करते दे, या वी डू नॉट लव। अब देखिए यहाँ पे जो हर है ना ये भी प्लूरल ही जाएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। इज दैट अंडरस्टूड, बात समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और ध्यान भी रखेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ जाएं। चलिए
अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या है? देखिए, मैं एक बार में एक चीज नहीं बताऊंगा, मैं काफी कुछ बताऊंगा जिससे कि आपको समस्याएं ना हो जानने में। ठीक है, कि आपने क्वेश्चन देखा और आप सोच रहे हैं रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 है। नहीं सर, आपके दिमाग में हिट करना चाहिए सीधे सीधे कि ओके, कॉन्सेप्ट ये होती है, रट के किसका भला हुआ है। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं रूल नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तब बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसको ध्यान से देखते हैं। ये टेंस से जुड़ी हुई चीजें भी होती हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा है द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस। एक कीवर्ड को ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है मैंने यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है कि आम तौर पर। ठीक है, अब नॉट लगा है तो मतलब ये जो वर्ब्स की लिस्ट दी गई है ये आम तौर पर क्या नहीं होती, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि होगी ही नहीं। देखिए, जब बात एक लैंग्वेज की आती है तो ये पर्सन टू पर्सन, आइडिया टू आइडिया या एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन डिपेंड करता है कैसे बोला जा रहा है। इसलिए कोई रटी रटाई चीज लैंग्वेज में काम नहीं करती। वो आपके मैथमेटिक्स में काम कर सकती है, आपके साइंस में काम कर सकती है, मे बी ज्योग्राफी में भी काम कर जाए, बट लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बोडो, संथाली, आप रटी रटाई चीजों पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। चीजें बदलती रहती हैं। ठीक है, ये बात जरूर याद रखिएगा। लोगों को इंग्लिश ना आने का रीजन यही कि पर्टिकुलर रूल्स पे बंध जाते हैं, उनको सोचने की क्षमता नहीं विकसित होती, इसलिए समस्याएं आती हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं इसमें। जैसे कि मैंने बात करी है कुछ वर्ब्स है, कौन कौन सी हैं? सी, स्मेल, फील, हियर, नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, थिंक, एग्री, बिलीव, कंसीडर, रिमेंबर, होप, अंडरस्टैंड, माइंड, सपोज, हेट, लव, नो, हैव, वांट, फॉरगिव, कीप, प्रिवेंट, एक्सेट्रा, बट दे मे बी यूज्ड इन continuous form in particular cases। चलिए मैं आपको इनका हिंदी मीनिंग भी बता देता हूँ सो दैट आप इनको याद रख सके। देखिए, सी मतलब होता है देखना, याद रखिएगा। एक होता है सी, एक होता है लुक, एक होता है वॉच। सुना होगा आपने। फर्क क्या है ध्यान से समझिएगा। सी, जब हम किसी चीज को कहते हैं सी तो मतलब एक नजर आपने देख लिया सी। ठीक है, लुक की बात करी जाती है जब आप किसी को थोड़ा ध्यान से देखते हो। ठीक है, कहते हैं ना लुक एट दिस, आपने सुना होगा। लुक, वहां सी नहीं बोलते। ठीक है, जब हम किसी चीज को थोड़ा इंटेंसिफाई वे में देखते हैं, थोड़ा गौर से देखते हैं, उस वहां पे हम लोग लुक को यूज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं लुक्स भी होता है। सर देखिए, लुक्स एक वर्ब भी होता है, लुक्स एक नाउन भी होता है। कहते हैं ना योर लुक्स आर ऑसम, तो वहां पे लुक्स आपका नाउन का भी काम करता है। फिर वॉच की बात करते हैं, जो चलती हुई चीजें होती है उन्हें देखने के लिए हम लोग वॉच को यूज करते हैं, सच एज मूवी। स्मेल की बात करी जाए, स्मेल मतलब होता है सूंघना। ठीक है, फील मतलब महसूस करना। अब देखिए, मैं दोनों में ही डिफरेंस दिखाता हूँ आपको, ध्यान से समझना। स्मेल कहते हैं ना आई कैन स्मेल दिस, ओके, या मैंने बोला आई स्मेल दिस, ओके। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ समथिंग इज स्मेलिंग रॉटन। ठीक है, आप ये ऐसा भी कह सकते हो ना, आई एम स्मेलिंग इट, या आई एम नॉट एबल टू स्मेल इट। अलग अलग तरीके से आप देख रहे हैं यूज हो रही हैं चीजें, तो मतलब यूज हो भी सकती हैं, इसलिए लास्ट में आकर के लिखा है दे मे बी यूज इन कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से अगर फील की बात करें, आपको दो एक्सप्रेशन देता हूं, आप समझ जाएंगे। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को जब आप पहली बार आप दिखाएंगे तो डॉक्टर आपसे क्या पूछेगा? अब वो पूछेगा हाउ डू यू फील। आप कहते हो मैं बीमार हूं, तो कहते हैं आपको कैसा महसूस होता है। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर के पास आप दोबारा जाइए, या आप अगर एडमिट हैं, एडमिट होने के बाद अगर डॉक्टर आपके पास आता है तो आप क्या, डॉक्टर आपसे पूछेगा हाउ आर यू फीलिंग, मतलब उसने कुछ दवा वगैरह दी है, तो आपने देखा कंडीशन बदली, तरीका बदल गया उसका। इसी तरीके से हियर, हियर को तो ऑफकोर्स सुनना होता है। कहाँ होता है? देखिए, जब आमतौर पे ईयर को ऐसी जगह यूज किया जाता है जो चीजें आप ध्यान से नहीं सुन रहे होते। जब लिसन की बात करी जाती है तो लिसन को हम यूज करते हैं कहाँ पे? जब किसी चीज को ध्यान से सुना जा रहा हो, कहते हैं ना लिसन टू मी, ओके, हियर टू मी नहीं कहते। इसी तरीके से नोटिस, नोटिस आपको पता है ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना होता है, रिकॉग्नाइजिंग भी हो सकता है। मान लीजिए आप किसी से बहुत दिन बाद मिले तो वो एकदम से देखने लगता है, तो इसका मतलब वो कोशिश कर रहा होता है रिकॉग्नाइज करने की। इसी तरीके से सी एंड सीइंग, थिंक एंड थिंकिंग भी ऐसा ही होता है जिस तरीके से मैंने फील बताया। याद रखिएगा, अगर है आई एम थिंकिंग ऑफ यू, इसका मतलब है कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ, आई थिंक ऑफ यू। ठीक है, मैं आपको सोचता हूँ, तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एग्री, बिलीव एंड बिलीविंग यूज किए जाते हैं। कंसीडर, कंसीडरिंग, देखिए कंसीडर मतलब क्या होता है? किसी के बारे में सोचना। सोचना का मतलब किसी पर्सन के बारे में नहीं, मतलब चिंतन के कॉन्टेक्स्ट में कंसीडर यूज किया जाता है।
इसी तरीके से रिमेम्बर एंड रिमेम्बरिंग भी यूज होता है। आप सेंटेंस सोचने की कोशिश करिए, मैं उसे याद कर रहा हूँ, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। होप, अंडरस्टैंड, ठीक है, आई एम होपिंग, कहते हैं ना होपिंग फॉर द बेस्ट, और देखिए होप फॉर द बेस्ट आपने सुना होगा। आगे देखिए इसी तरीके से लिखा अंडरस्टैंड, माइंड, कभी कहा है कि माइंडिंग, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यूज होता है ना, समझ आई, सोचिए, आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, ओके, आई अंडरस्टैंड दिस, डिड यू अंडरस्टैंड, सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। इस तरीके से माइंड, कभी सुना है माइंडिंग योर लैंग्वेज, नहीं, तो यहाँ पे हम इसको यूज नहीं करते। सपोज एंड सपोजिंग, नहीं सर, सपोज होता है, हेटिंग नहीं होता, आई एम हेटिंग यू, आई एम लविंग यू, नहीं सर, आई लव यू, आई हेट यू, बस आप इसको स्टेटिव वर्ब में ही रखेंगे, कॉन्टिन्यूअस में लेके नहीं जाते। इसी तरीके से नो का नोइंग नहीं करते हैं, नो ही यूज किया जाता है, बाकी थर्ड फॉर्म लेके चले जाते हैं। हैव, हैविंग होता है, कैसे होता है इसको भी समझिए, बहुत ही गलत तरीके से हैव को यूज किया जाता है। जब भी बात हैव की करी जाती है तो ध्यान दीजिएगा मेरी एक बात को, जब भी आप हैव को यूज करें को कुछ बातें होती हैं, जैसे हैव को हमेशा अगर कॉन्टिन्यूअस में लेके जाना है तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ईट होना चाहिए, पहला। ईट के अलावा दूसरा हो सकता है ड्रिंक, और इसके अलावा एक हो सकता है टेक। अगर ये कॉन्टेक्स्ट आपका आ रहा है तो आप हैव का हैविंग बना सकते हैं, लाइक आई एम ईटिंग डिनर, आई एम हैविंग डिनर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम हैविंग वाटर, आई एम टेकिंग मेडिसिन, आई एम हैविंग मेडिसिन, ओके। ये तीन कॉन्टेक्स्ट हो तो ही हैव का हैविंग होता है। अदरवाइज अगर पोजीशन में बात करी जाए, पोजीशन मतलब आपके पास किसी चीज का अधिकार है, तो कभी भी हैविंग नहीं होता। मतलब अगर आप ऐसे कहते हो आई एम हैविंग कार तो गलत है सर, आप बोलेंगे आई हैव कार, ओके, क्योंकि आपके पास पोजीशन है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं दिखाना है। ये बात याद रखिएगा, बहुत ही गंदे तरीके से इसको यूज किया जाता है। इसी तरीके से वांट हो गया, फॉरगिव हो गया, कीप हो गया, कीपिंग इन योर माइंड कहते हैं ना, और प्रिवेंट, प्रिवेंटिंग, तो इस तरीके से हम लोग इन वर्ब्स को यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफी अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अभी दो चार एग्जांपल मैं आगे देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, शी इज हैविंग अ टेलीफोन कनेक्शन, क्या ये सही होगा, सोच के देखिए। नहीं ना भाई, तुम्हारे पास कनेक्शन है तो तुम्हारे पास पोजेशन है। कॉन्टिन्यूअस एक्शन आप कैसे कह सकते हैं, सोचिए, मेरे पास टेलीफोन कनेक्शन हो रहा है, अगर आप हिंदी में जाए, भाई दिस इज भाई, वेल आई कैन से दिस इज नॉट माय ड्यूटी टू टीच यू इन हिंदी, बट ऑफ कोर्स आई हैव टू बी बाइलिंगुअल, एंड सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ओके सर। सो दिस is absolutely wrong. What will you say? You say she is having a telephone connection. No, she has a telephone connection. Okay. Now the flower is smelling sweet. सही है सर, अगर आप हाथ में फ्लावर है, खुशबू आ रही है, तो आप ये तो नहीं कह सकते the flower smells sweet, क्योंकि उस समय उसकी आदत या परमानेंट एक्शन नहीं दिखा रहे हैं, स्मेलिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर एक जनरल परसेप्शन हो, फूल कैसे होते हैं, फूल खुशबू देते हैं, आप ऐसे ही तो बोलोगे ना। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा है द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, ठीक है, यू कैन से आई एम स्मेलिंग दिस फ्लावर, वो भी सही है, बात करने का आपका तरीका, मैंने ये बात स्टार्टिंग में ही बोली थी, आप किस तरीके से बात को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हैव की जो मैंने बात करी थी, इसलिए यहाँ पे लिख भी दिए, इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी ईट ड्रिंक टेक की बात आ जाए तो आप उसको आईएनजी पे लेके जाएंगे। जैसे शी इज हैविंग मेडिसिन, ठीक है, आई एम हैविंग बात, मैं क्यों लिख रहा हूं सामने, सो दैट आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। माई मदर इज ड्रिंकिंग टी, ओके। चलिए मुझे एक बात बताइए, क्या ये सेंटेंस सही है, माई मदर इज ड्रिंकिंग टी। मैं आपको बता देना चाहता हूं ये सेंटेंस गलत है। जब भी बात टी, कॉफी या गर्म चीज की होती है, ठीक है, जैसे दूध भी हो गया, तो भैया आप उसको पीते नहीं है, आप उसकी सिप लेते हो, SIP, ठीक है, याद रखिएगा। माई ब्रदर इज सिपिंग टी या माई मदर इज सिपिंग टी होगा, ड्रिंकिंग नहीं होगा, गलत वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हाँ, चाय ठंडी है तो ड्रिंकिंग कर दो, मतलब वो एक ऐसी फॉर्म में होना चाहिए जहां पे आप उसे पी सको, अदरवाइज आप चुस्कियां लेते हैं, ठीक है ना। शी इज हैविंग हैज कार, थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, शी हैज कार। अभी क्या ये सही है, बताइए, नहीं सर, कार सिंगुलर है, आप यहाँ पे ए लगाएंगे। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, मैं सेंटेंस आपके सामने इसीलिए लिख रहा हूँ कि आप उसे ध्यान दें, ओके। नाउ दे आर हैविंग हैव अ बिग हाउस, क्या होगा, दे हैव अ बिग हाउस, तो ये वाला पार्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा, दे हैव अ बिग हाउस, ओके, यहाँ पे ई होगा, याद रखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप सबको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी।
किसी तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है सर, चलिए आगे आते हैं, कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है। देखिए सर, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुड नॉट बी यूज्ड विद एडवर्ब इंडिकेटिंग पास्ट टाइम, इंस्टीड द सिंपल पास्ट टेंस शुड बी यूज्ड। कहने का क्या मतलब है, इसे ध्यान से समझते हैं। कुछ ड्रॉ करूंगा, उसको ध्यान देना। एक पॉइंट है ये, ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये, ओके, ये मैंने एक लाइन खींच ली। परफेक्ट क्या है, ध्यान देना, यहां से काम स्टार्ट हुआ और यहां आके पूरी तरीके से खत्म हुआ, ये आपका परफेक्ट है। ओके, एक होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, फिर ध्यान देना, ये बॉक्स है, बस ये वाला हिस्सा ही, ये जो मैं आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, बस यहीं पे जो हो रहा है ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। आप कहते हो मैं खाना खा चुका हूं, तो ऐसा तो नहीं होगा आपने इतने ही टाइम पे खाना खा लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 6 बजे है, ओके, और यहाँ पे 7 बजे है, ओके, तो ऐसा तो नहीं होगा 6 बजे के 6 बजे तुमने खाना खा लिया, 2 4 5 मिनट तो तुम्हें लगे ही होंगे, ठीक है, ओके। तो जब भी कोई काम उसी समय का दिखाया जाए, ठीक है, एक ही जगह पे दिखाया जाए, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। परफेक्ट को कब यूज करते हैं, जब भी आप डाउट में आए। देखिए सिंपल सी बात बताता हूँ, जब भी आप डाउट में आए, आप इस फिगर को मेरे याद रखिएगा, आपको कभी भी परफेक्ट बनाने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, मैं बोलता हूँ ही रोट 10 बुक्स, क्या ये सही हो सकता है? इस पे आजमा के देखिए और इस पे आजमा के देखिए, ही हैज रिटन 10 बुक्स, अब कौन सा सही हो सकता है? दिमाग चल रहा है कुछ? ही रोट 10 बुक्स, पास्ट हैबिट नहीं दिखा रहा हो क्या? कोई किताब लिखना है, मतलब ऐसा कह सकते हो 10 किताबें लिखता था, रावण था क्या? पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो परफेक्शन ही नाम की ही चीज आएगी वहां पे, ही हैज रिटन 10 बुक्स। आइडिया लग रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, तो याद रखना कि भैया ऐसे एडवर्ब्स को यूज नहीं करते। ये तो मैंने बात थी जो रूल की, लेकिन जो डिटेलिंग बताई उसको ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन अ फिल्म लास्ट नाइट। देखिए लास्ट नाइट क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने की कोशिश करता है। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में ये बातें भी बताऊंगा, अभी के इन बातों को याद रखिए। तो जब लास्ट नाइट की बात करी तो आई सॉ अ फिल्म लास्ट नाइट होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे आते हैं। ही हैज लेफ्ट फॉर हैदराबाद लास्ट वीक। देखिए सर, फिर देखिए लास्ट वीक एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा ना। अब समझो, एक तरीके से और बताता हूँ, जब बात पॉइंट ऑफ टाइम की करी जाती है, कहीं आना, कहीं जाना, एग्जाम का रिजल्ट आना, कहीं पहुंचना, किसी चीज को देखना, किसी से मिलना, क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम ही तो होगा। हाँ, वो प्रोसेस थोड़ी लंबी चली तो आप परफेक्ट बना दो। अगेन कह रहा हूं, पर्टिकुलर चीज पे बंध के नहीं रह सकते, यू हैव टू थिंक, ओके, एज्यूम भी करना पड़ेगा आपको, तब जाके चीजें होंगी। इज दैट अंडरस्टूड? याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, ही लेफ्ट फॉर हैदराबाद लास्ट वीक, नॉट ही हैज लेफ्ट फॉर। आई गेस नाउ थिंग्स आर अंडरस्टूड। ओके, नहीं समझ है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आप चाहें। रूल नंबर 4 की बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। The present perfect tense with for or since is used to express an action began at some time in the past and is still continuing to the time of speaking or just finished। समझने की कोशिश करिए ये क्या बोला है। फिर मैं आपके सामने एक टाइम बनाता हूँ। देखो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं जो बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपके 6 बजे हैं, जो बॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये आपका 7 बजे है, ओके। ये मैंने एक लाइन बना दी है ऐसे। एक काम है वो 6 बजे स्टार्ट हुआ, चल रहा है चल रहा है चल रहा है 7 बजे, ओके, 7 बज गए, परफेक्ट हुआ, और काम अभी भी कंटिन्यू है। कुछ ड्रॉ होते दिख रहा है स्क्रीन पे, अभी भी कंटिन्यू है। यही आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट के किसी टाइम पे स्टार्ट होगा और अभी भी चल रहा होगा। अगर अभी नहीं चल रहा होता तो उसका टेंस कुछ और होता। आई गेस अभी बात समझ में आ गई होगी। फिगर याद रखिए, आपको कभी नहीं भूलेगा, नहीं तो भूल ही जाएगा। So the present perfect tense with for or since is used to express an action began at some time in the past and is still continuing up to the time of speaking or just finished। वही बात मैंने इंग्लिश में लिख दी जो मैंने आपको बहुत ही देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी। फॉर की बात करें, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 2 डेज, फॉर 10 डेज, फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए जब भी आपका इंडेफिनिट टाइम की बात कर ली जाए, ठीक है, तब हम लोग फॉर को यूज करते हैं। सिंस की बात होती है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर डेट होगी, डे होगा, टाइम होगा, फिक्स होगा, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे 1996 फिक्स है, संडे फिक्स है, मॉर्निंग फिक्स है, यस्टरडे फिक्स है, आपका बर्थडे, दिवाली, दशहरा फिक्स है।
भाई की कोई पर्टिकुलर डेट ही तो होती है ना। अब ये मत कहना सर पिछले साल कुछ और बनी थी, इस साल कुछ और बनी, वो अलग बात है, लेकिन होगी तो किसी एक पर्टिकुलर डेट पे ना, कि ऐसा तो नहीं होता कि तुम जनवरी में दिवाली मना लो और दिसंबर में होली। पॉसिबल है? नहीं ना, एक पर्टिकुलर डेट होती है, हम उसी पे मनाते हैं, बस ये बात है सेंस एंड फॉर्म में। इतनी बात समझ आ गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा और समझा दूं तो सेंस को, जैसे फेस्टिवल की बात आ जाए तो आप यूज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डेज के लिए आप यूज कर सकते हो, एनिवर्सरी, मैरिज ऐसी जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। सेंचुरीज के लिए यूज कर सकते हो, पार्ट ऑफ डे के लिए यूज कर सकते हो, इन बातों को दोबारा सुन लेना, ठीक है। पार्ट ऑफ डे के लिए यूज कर सकते हो, ऐसी जगह पे हम सेंस यूज करते हैं। फॉर को यूज करते हैं, फॉर भी इसी तरीके का होता है, बट यहाँ पे फिक्स नहीं होता, कह देगा आप 40 सालों से, 20 सालों से, बहुत दिनों से, जब ऐसी बात करी जाता है हम लोग फॉर को यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? पिछले बॉक्स को और इस बॉक्स को ध्यान रखना, जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही ज्यादा लोग गलत करते हैं इस सेंटेंस को, आई नो हिम सिंस 1986। पहली चीज तो ये समझिए, आप कह देते हो ना आई नो हिम, ये बात सही है आई नो हिम, बट अगर आप कह दे आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, सर गलत है। क्यों गलत है समझिए। आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, भैया ये आप हो, ठीक है, ये बचपन था आपका और ये आप हो गए आज। ये बचपन था, ये आज था, ये कुछ प्रोसेस ऐसे चल रही होगी ना, परफेक्शन वाली हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे आई नो तो होगा ही नहीं, आई हैव नोन होगा। क्यों? क्योंकि आप बचपन की बात कर रहे हो भैया, ठीक है। सो आई हैव नोन हिम। अब 86 लिखा है, सिंस 86 या 1986, आप बताइए क्या होना चाहिए, बताइए। सिंस 1986 सही है, अभी अभी तो आपको सिंस पढ़ा के आया हूं मैं, ठीक है सर। तो गलती समझ में आ गई क्या है, परफेक्ट वाला पार्ट याद रखना, इसलिए कभी भी ये मत बोलना आई नो हिम सिंस 86, 1986, जो भी आप कहना चाहें। आगे देखिए, आवर टीचर हैज बीन सिक फॉर द लास्ट 2 डेज। फॉर द लास्ट 2 डेज, देखिए फिर वही वाली बात आ गई, मैंने फिक्स नहीं बोला। फिक्स का मतलब होता है एग्जैक्टली exactly नाम बता देना, संडे मंडे ट्यूसडे ऐसी जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने फॉर यूज किया, सेंस यूज नहीं किया है। एग्जामिनर यहाँ पे आपको सेंस दे देगा, आप 2 डेज देख करके टिक कर दोगे। मैंने क्या बोला, इंडेफिनेट टाइम होता है, कोई फिक्स नहीं होता। इसको आप ऐसे भी समझ लो कि 5 दिन को हम लोग कहते हैं ना लगभग एक हफ्ता, 95 रुपीज को हम लोग कह देते हैं लगभग 100 रुपए या लगभग 90 रुपए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, रूल नंबर 5 की बात करते हैं। रूल नंबर 5 क्या बला है, इसको देखते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो यूज फॉर एक्शन बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। सीधी बात है, आपको थोड़ी देर पहले बताया। आई एम रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग, लोग गलत करते हैं। अगेन देखो, बॉक्स बनाओ, तुरंत बॉक्स बनाना है आपको। अब देखिए क्या चल रहा है, पास्ट के किसी टाइम से शुरू हुआ, ये परफेक्ट हुआ, अभी भी चल रहा है, चल रहा है ना। जब मैं कॉन्टिन्यूअस की बात करता हूं, ये बॉक्स बनाइए और बस चलना शुरू हो गया, चलना शुरू होगा, इसका किसी पास्ट वर्ड से लेना देना नहीं है, बस चलना शुरू हो गया, चल रहा है कॉन्टिन्यूअस है, चल रहा है कॉन्टिन्यूअस है, ओके। तो कभी भी कॉन्टिन्यूअस के साथ सिंस एंड फॉर को यूज नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा। और समझ में भी आ गई क्यों, देखो मैं रटाता नहीं हूँ, मैं समझा रहा हूँ चीज को। 1 2 दिन की बात और है, मैं आपको पूरा बोर्ड में समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा सोर्सेस की दिक्कत है, तो जैसे ही होता है मैं आपको बोर्ड में पढ़ाऊंगा। आई गेस नाउ थिंग्स आर अंडरस्टूड फॉर यू। बात समझ में आ गई भैया। सो आई एम रीडिंग दिस नॉवेल सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। एम मत करना। आप कभी दिल्ली वगैरह जाओ, कंपनी वगैरह में, देखो लोग बेहिसाब इस तरीके की गलतियां करते हैं और अपने आप को स्पीकर समझते हैं, ठीक है सर, ये गलती बहुत ज्यादा होती है लोगों से। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। और देखते हैं कुछ आगे, देखिए, दे आर गोइंग टू इंग्लिश क्लासेस फॉर द लास्ट 1 मंथ। फिर देखो ना, 1 मंथ लिखा है, ओके सर, चलिए बॉक्स बनाओ। ये आया, ये कुछ मान लो, ये आपका मार्च है, ओके, ये आपका मार्च है, अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, तो भैया ये क्या है, देख रहे हो, और अभी भी क्लासेस चल रही हैं, कॉन्टिन्यूअस हो गया। सो दे हैव बीन गोइंग टू इंग्लिश क्लासेस फॉर द लास्ट 1 मंथ हो जाएगा। देखो जिसे रटना है वो रट ले, कि सर वो है बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, ये सब फलाना डिमाका, ये सब हमसे ना हो पाएगा, मैं रटाने की कोशिश करता नहीं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है, आप नहीं समझेंगे सर आपके लिए और ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक किसी, कंफर्म? चलिए आगे आते हैं, कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं।
रूल नंबर 6, व्हेन द फर्स्ट एक्शन लेड टू द सेकंड एक्शन इमीडिएटली। ये क्या बोल रहा है? देखिए सर, एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन होना, एक एक्शन हुआ ये और तुरंत दूसरा एक्शन हुआ, ऐसे कभी भी हो जाए तो याद रखना कि दोनों के दोनों पास्ट में होंगे। जैसे दरवाजा खुला, मैं बाहर निकला, बस रुकी, मैं उतर गया, फ्रिज खोली, बोतल निकाली, पंखा चालू किया, हवा चलने लगी। इमीडिएट एक्शन हुआ ना? इमीडिएट एक्शन मतलब एक किया नहीं दूसरा हुआ, उसने थप्पड़ मारा, मैंने भी मारा। समझ रहे हो? जब भी इमीडिएट एक्शन की बात है तो दोनों के दोनों आपके सिंपल पास्ट टेंस में बनते हैं, या आप इन्हें पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। इमीडिएट होना चाहिए, ठीक है? उसने मुक्का मारा, मैंने भी मारा, उसने पकड़ा, मैंने भी पकड़ा, दरवाजे खुले, मैं निकल गया, लिफ्ट आई, मैं चढ़ गया, प्लेन आया, मैं बैठ गया, ट्रेन आई, मैं बैठ गया। ठीक है, बात समझ आ गई? जब भी ऐसी इमीडिएट एक्शन हो। एग्जाम्पल, व्हेन ही ओपन द गेट दे केम इन। भाई दरवाजा खोलने के बाद उसे आप पास्ट परफेक्ट बनाने थोड़ा बैठ जाओगे। बात तो समझ में आ रही है कुछ? ठीक है सर, इन बातों को थोड़ा 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 याद रखना है सबको। चलिए आगे आते हैं। रूल नंबर 7। वैसे देखो, बात रूल है कि लिखना पड़ता है क्योंकि बच्चों को थोड़ा रूल्स पे ज्यादा प्यार होता है। मुझे रूल्स से कुछ खास प्यार नहीं है, मैं बस कोशिश करता हूं कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब देखिए कुछ और नई बात बताता हूं। व्हेन द फर्स्ट एक्शन कंप्लीटेड बिफोर द सेकंड वन स्टार्टेड, व्हेन द फर्स्ट एक्शन कंप्लीटेड बिफोर द सेकंड वन स्टार्टेड, द पास्ट परफेक्ट टेंस और फॉर द फर्स्ट फिनिश्ड एक्शन एंड द सिंपल पास्ट टेंस फॉर द सेकंड आर यूज। अब कहोगे ये क्या पढ़ा दिया सर, समझ ही नहीं आया। ध्यान दो, बॉक्स बनाओ, ये बॉक्स 1, बॉक्स 2। याद रखिए, एक एक्शन मान लो ये हुआ अभी, एक्शन 1, ठीक है? ओके, ये हो गया आपका एक्शन 2। आप अपने हिसाब से एक्शन 1 इसको मान सकते हो, एक्शन 2 इसको मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात को समझिए, एग्जाम्पल लिखा है जो उसके थ्रू, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। ठीक है, अब एक बात समझिए, यहाँ एक टर्म लिखी है बिफोर, मतलब पहले कौन मरा? पेशेंट मरा, तो बाद में डॉक्टर आया होगा। ठीक है, चलिए, ये वाली जो सिचुएशन बनी ये बनी आपकी पेशेंट की, और ये वाली सिचुएशन बनी आपके डॉक्टर की। देखो, जो काम पहले हो जाए, दोनों ही काम पास्ट में हो रहे हैं। ठीक है, एक्शन 1 भी पास्ट में हो रहा है, एक्शन 2 भी पास्ट में हो रहा है। ठीक है, एक्शन 1 भी पास्ट में हो रहा है, एक्शन 2 भी पास्ट में हो रहा है, लेकिन जो पास्ट के भी पास्ट में हुआ उसको हम लोग रखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और उसके बाद वाले को हम रखेंगे सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में। यहां तक बात समझ आई? एक सेंटेंस और देखिए, ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। सर्दी बताइए, कौन सा एक्शन पहले हुआ? पहली चीज तो देखिए, दोनों के दोनों एक्शन पास्ट के हैं। अब पास्ट के भी पास्ट में कौन सा हुआ? तो आपने देखा भैया ट्रेन जा चुकी थी, फिर हम पहुंचे हैं, तो पहले एक्शन हुआ कौन सा? ट्रेन जाने का। सॉरी, तो जो एक्शन पहले हो उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस यही इसकी छोटी सी एक कॉन्सेप्ट थी। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, आपके सामने रहा ये, when the verb in the principal clause is in the past tense, the verb in the subordinate clause are normally in the past tense। कहने का मतलब क्या है? देखो यार, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज जिसे आप मेन क्लॉज भी बोलते हो, मेन क्लॉज, ठीक है, इसे आप मेन क्लॉज भी बोलते हैं। एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है सर, चलिए एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बात पास्ट में करी जा रही, नरेशन में आपने देखा होगा कि एक पास्ट में आपकी जो स्पीच करी गई है तो आगे वाला हिस्सा भी पार्ट में जाता है, बस वही वाली बात है। तो अगर एक हिस्सा आपका पास्ट में है तो आगे वाला हिस्सा आपका उसी के हिसाब से बदलेगा, मतलब ये वाला हिस्सा इसके हिसाब से बदलेगा और फिर आगे की बात लिखी जाएगी। तो जैसे लिखा ही सैड दैट ही वुड पास द एग्जामिनेशन, तो उसने कहा कि वह पास कर लेगा। तो भैया जो उसने कहा था एग्जाम पास कर लेगा, वो भी तो उसने पास्ट में ही कहा था ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ फिर से सुनो, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, उसे आप रटने की कोशिश मत करिए। जो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसे समझने की कोशिश करिए।
दोनों ने ही कन्वर्सेशन पास्ट में किया, जब पास्ट में किया तो दोनों ही बातें पास्ट में कही गई होंगी, और जब दोनों ही बातें पास्ट में कही गई होंगी तो पास्ट में ही तो लिखी जाएंगी। बस इतनी सी बात है। हाँ, मान लीजिए कोई एक ऐसा इवेंट है जिसमें से वो पास्ट प्रेजेंट में ही होगा तो हम उसको प्रेजेंट में लिखेंगे। वो कैसे होगा हम आगे देखेंगे उसको भी। आगे देखिए इस सेंटेंस को, दे टोल्ड मी दैट दे हैव पेड द फीस। उन्होंने कहा कि उन्होंने फीस दे दी है, तो मतलब ये दे और ये दो तो सेम है। चलिए अब यहाँ पे देखिए पास्ट की बात करी गई है, तो दे टोल्ड मी दैट दे हैड पेड द फीस। क्या? दे टोल्ड मी दैट दे हैड पेड द फीस। इज दैट अंडरस्टूड? बात तो समझ में आ गई। हैव के हिसाब से आप हैड चेंज कर लोगे क्योंकि पास्ट में जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सबको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। एक दो रूल्स और हैं और जानना भी जरूरी है। अब जो मैंने आपको बात करी थी कि मान लीजिए प्रेजेंट में भी लिखना है तब क्या होता है। मान लो कोई बात है, देखिए जब भी बात यूनिवर्सल ट्रूथ की करी जाए, वैसे ये आमतौर पे लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, एक्चुअली ना यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कहते हैं, इनको हम बोलते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स। क्या? साइंटिफिक फैक्ट्स। याद रखिएगा, जब टेंस पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको चीजें। अभी के लिए कुछ बातें बता रहा हूं, उनको ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स, मतलब विज्ञान के हिसाब से जो बातें हैं उनके लिए। तो जब भी ये बात करी जाए, आमतौर की भाषा में से यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है, तो हम उसको हमेशा प्रेजेंट में ही रखते हैं। कैसे रखते हैं इस बात को समझना। देखो भैया, ही सेड द सन रोज इन द ईस्ट। एक बात सोचने वाली है, उसने कहा था। अब उसने कहा था तो सूरज जो है वो उगता था कहाँ पे? पूरब में। अब एक बात बताओ, क्या अब पूरब में नहीं उगता? उगता है ना। तो याद रखिएगा, ऐसी गलतियां नहीं करनी है जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ या मैं बोलूं साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करी जाए। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं, 2 and 2 makes 4। ठीक है, 2 and 2 makes 4, क्या ये सेंटेंस सही है? तो कहोगे नहीं, सही नहीं है। 2 and 2, दो है ना सब्जेक्ट, तो प्लूरल जाएगा, 2 and 2 मेक होगा। पहली बात हो गई। चलिए अब आगे की बात समझो। ये मान लो आपने कहा था, आपका नाम ऋषभ शुभम कुछ है, आपने ये बात कही थी। अब आपने कही थी 1947 में, लेकिन अगर आज भी देखा जाए तो 2 और 2 4 होते हैं ना, कि होते थे, अब 5 होते हैं। सोच के देखो। ठीक है, नदी का पानी बहता है। अब ये बात 5000 साल पहले भी कही जा गई होगी, तो आज भी तो सही है ना। मैं उम्मीद करता हूँ अब बात समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ, कि मतलब ठीक है किसी ने कहा होगा। जैसे हम न्यूटन का नियम पढ़िए, ठीक है, कुछ भी आप न्यूटन का पढ़िए या फिजिक्स में साइंस में कुछ भी रूल्स पढ़िए, तो आप देखेंगे कि भैया वो आज के हिसाब से सेंटेंस लिखे जाते हैं। न्यूटन सेड, ठीक है, फिर आगे का देखिएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देगा। और देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, हमारा दिल 72 बार धड़कता है। किसी ने कहा होगा आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, तो आदमी तो अब रहा नहीं, लेकिन धड़कता तो आज भी है ना। बस यही बात थी समझाने वाली। ये बात अगर समझ में आ गई होगी तो सारा बहुत सारी गलतियों से बच जाएंगे। देखिए लगभग मैं आधे घंटे से ऊपर हो गया आप लोगों की क्लास लेते हुए। मैंने आपको सिर्फ रूल रटाए नहीं है, रटाने को मैं ये 5-10 मिनट में खत्म कर देता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैं आपको एक एक वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप स्टार्टिंग से अगर वीडियो आके देखते जा रहे हो, मैं आपको एक एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, उसे कॉन्टेक्स्ट को समझा रहा हूँ। दिस इज हाउ अ लैंग्वेज शुड बी टॉट एंड दिस इज हाउ you should learn this language. Is that understood? So sir, घबराना नहीं है, हम हैं तो क्या गम है। चलिए रूल नंबर 10 की बात करते हैं। फिर देखिए सेंटेंस किस तरीके से बदलता है। द पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज मे बी फॉलोड बाय एनी टेंस आफ्टर द कंजंक्शन देन इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? मे बी, मतलब जब भी मे बी, कैन बी, माइट भी लिखा जाए तो वहां पे पॉसिबिलिटी की बात करी जा रही होगी ना। अब जब बात पॉसिबिलिटी की करी जा रही होगी तो एक बात समझने की आप कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ तो ऐसा भी होगा जो शायद पास्ट में हो और प्रेजेंट में हो। कुछ समझ आया? नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे गौर करिए, ही वर्कड हार्ड, ठीक है, और सॉरी ही वर्क फास्टर देन वी डू, वी डिड। कौन सा सही है कौन सा गलत है? दिमाग लगाओ और बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। यू हैव 10 सेकेंड, सोचिए।
बताइए, सोचा कुछ? नहीं सोचा? अरे भाई क्या गड़बड़ करते हो। चलो समझने की कोशिश करो, जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से देखना, समझ जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए सर, ही वर्कड फास्टर देन वी डू, एक्चुअली ये दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। क्यों नहीं है गलत, समझने की कोशिश करिए। जब मैंने ये बात करी ही वर्क, वह काम करता था जितना कि हम करते हैं, मतलब वह काम उतना तेज करता था जितना कि हम करते हैं, क्या हमसे ज्यादा? तो भैया यही बात तो है। एक तरफ सिचुएशन प्रेजेंट की है, और कोई पर्सन था जो अब जिंदा नहीं है, ठीक है, या अब वो काम नहीं करता, तो उसके काम से हमने कंपैरिजन किया। दूसरा पर्सन ऐसा है कि भैया जितना उसने तेज काम किया ना, उतना ही हमने भी किया था। तो मतलब अब दोनों की ही जो बातें करी गई, वो पास के पर्सपेक्टिव पे कंपेयर करी गई, कुछ बात दिमाग में बैठी। हिंदी में नहीं कहते, जितना तेज वो काम करता था ना, उतना तेज हम नहीं कर पाते। तो सर वो जो तुमने बोला हम नहीं कर पाते, वो प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में बोला या पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोला? अब दूसरा सेंटेंस सुनो, जितना तेज वो काम करता था ना, उतना हम काम नहीं कर पाते थे। ध्यान दो। अब तुमने जो अपना सेंटेंस बोला काम करने का, वो प्रेजेंट में बोला या पास्ट में बोला, तो आपको आंसर मिलेगा पास्ट में बोला। बस सर यही फर्क है। ये फर्क समझ गए सर, आप गलतियां नहीं करेंगे, मेरी गारंटी है। स्वतंत्र गुप्ता की जबान है, याद रखिएगा, जो बातें बता रहा हूँ बहुत डिटेल बता रहा हूँ। लोग रट लेते हैं सिर्फ बैठ के, और इसीलिए उनको कभी भी एक इंग्लिश जैसा प्यारा सा सब्जेक्ट नहीं आता, और टीचर्स भी उनको रटाते रहते, तो उनके अंदर डर तो बैठ ही जाएगा। कॉन्टेक्चुअली चीजों को समझने की कोशिश करिए। ओके, चलिए रूल नंबर 11 की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? इसके बाद हम लोग सीखेंगे वोकैबुलरी। तो रूल नंबर 11 क्या कहता है? ये कहता है, इन अ कंडीशनल सेंटेंस टू एक्सप्रेस improbability in the present, the simple past tense in the if clause and the present conditional tense in the main clause are used। ठीक है भैया, इम्प्रोबेबिलिटी की बात आ जाए तो इफ क्लॉज में कुछ यूज होगा, क्या यूज होगा? सिंपल पास्ट यूज होगा, और प्रेजेंट कंडीशनल टेंस यूज होगा मेन क्लॉज में। इफ आई एम द प्रिंसिपल आई वुड पनिश हिम। यार देखो, इसको कुछ अलग तरीके से भी समझाया जाए तो आप इसको ऐसे समझ लो, जब भी इमेजिनरी टॉक करी जाए, क्या इमेजिनरी बातें करी जाए, अवास्तविक बातें करी जाए, तो ऐसी जगह पे क्या, ऐसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आई एम की जगह आई वर कर देंगे, या मैं कहूं वर की एम की जगह या हेल्पिंग वर्ब की जगह वर कर देते हैं। जैसे अगर मैं सलमान खान का भाई होता तो मेरे पास रोल्स रॉयस होती। सो इफ आई वर द ब्रदर ऑफ सलमान खान। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, ब्रदर ऑफ लगेगा या सलमान खान ब्रदर लगेगा? कमेंट सेक्शन में बताओ। अपॉस्ट्रोफी इसका यूज है, बताइए। ब्रदर ऑफ सलमान खान और सलमान खान ब्रदर, कमेंट सेक्शन में बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके सर, देखिए अब आगे की बात, आई वुड पनिश हिम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या होगा? आई वुड पनिश हिम। ओके, चलिए, सो दिस इज हाउ वी शुड लर्न। तो भैया मैंने आज आपको कुछ 11 रूल्स बताए। आगे आने वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी की, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव की, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। बहुत मजा आने वाला है। एक बार जल्दी से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा, फिर वोकैबुलरी शुरू करते हैं। हमने रूल नंबर 1 पढ़ा, और यहाँ पे हमने देखा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ई एस यूज होता है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो एस और ई एस यूज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक बातें थी। थर्ड पर्सन की बात करी थी, ही शी इट। दे होता तो प्लूरल हो जाता। इसके बाद हमने कुछ वर्ब्स देखी, और हमने इन वर्ब्स की बात करी कि भैया कुछ वर्ब्स होती हैं जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म पे चलती हैं, और कुछ कॉन्टिन्यूअस पे नहीं भी चलती हैं। बेसिकली स्टेटिव वर्ब्स हैं, इनके सारे यूज हमने डिटेल में देखे। सी कैसे यूज होते हैं, हेट, लव, वांट, अंडरस्टैंड, थिंक, एग्री कैसे यूज करते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी देखे। इसके बाद मैंने हैव को आपको बताया, काफी गलत तरीके से इसको यूज किया जाता है, लेकिन फिर हमने समझा कि इसको गलत तरीके से कैसे यूज नहीं करना है। कहानी को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, फिर हमने देखा प्रेजेंट टेंस को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, या बात करी जाए प्रेजेंट परफेक्ट को किस तरीके से यूज किया जाता है, काफी ज्यादा गलत तरीके से इसका भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसके भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। ठीक है, कैसे यूज करना है, पॉइंट ऑफ टाइम को समझा, पीरियड ऑफ टाइम को समझा, कहानी को आगे बढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी जानने की कोशिश करी, सेंस एंड फॉर के यूजेस को देखा, थोड़ा डिटेल में देखा, इसके लिए भी एग्जांपल्स देखे, जाना क्यों किस तरीके से आई नो हिम गलत होता है। फिर कहानी आगे बढ़ी, और हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे यूज करना है। अगेन हमने बॉक्सेस बनाए, बॉक्सेस के थ्रू जानने की कोशिश करी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से इसको बदलने की कोशिश करी, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें।
कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी देखे। फिर हमने इमीडिएट एक्शंस की बात करी थी, जहाँ पे बात करी कि पास्ट और पास्ट ही होता है। कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ी थी और हमने ये भी देखा कि पास्ट के पास्ट में भी किस तरीके से सेंटेंस काम करते हैं, उनमें की क्या कॉन्सेप्ट होती है पूरी की पूरी। फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ी तो प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज की बात करी, बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस को ये समझा कि पास्ट कब लिखा जाएगा, प्रेजेंट कब लिखा जाएगा। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेने पे ज्यादा फोकस हमने किया। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करी, मैथमेटिकल एक्शन की भी बात करी, वो कैसे काम करते हैं। रूल नंबर 10 पे है, जहाँ पे हमने कंपैरिजन किया और ये समझा कि पास्ट में भी बात सही हो सकती है और प्रेजेंट में भी बात सही हो सकती है ना। ये बातें हमने देखी। फिर लास्ट में आए रूल नंबर 11 पे और यहाँ पे हमने ये जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से कंडीशनल सेंटेंस को यूज किया जाता है या इमेजिनरी टॉक्स करी जाती है तो वहां पे कैसे वर्ब का यूज होता है। तो ये हो गया आपका वर्ब, ठीक है, वर्ब का सेकंड पार्ट हो गया। कल हम लोग उसके बारे में कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग वोकैबुलरी को जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आज का पहला वर्ड क्या है, ध्यान से देखेंगे। आज का पहला वर्ड है प्लमेट, ठीक है, मेरे साथ बोलिए क्या है, प्लमेट। अब प्लमेट क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, ये एक स्लाइड है। अगर आप कभी वाटर पार्क गए होंगे तो आपने ऐसी स्लाइड्स देखी होंगी, ठीक है, जहाँ पे ऊपर लोग जाते हैं और ऐसे फिसलते हुए नीचे की ओर ऐसे जाते चले जाते हैं, ठीक है। फोटोज के थ्रू ध्यान दीजिएगा, विजुअलाइजेशन पे इसीलिए फोकस कर रहा हूँ। प्लमेट का मतलब क्या होता है, गिर जाना, अचानक से गिरना या तेजी से गिरना। ऑफकोर्स मुझे पता है कि इसमें वो स्लिप कर रहा है, कुछ लोग तुरंत कह देंगे सर इसमें तो स्लिप कर रहा है, एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, और मैं एकदम से फोटो तो नहीं क्लिक कर सकता ना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है गिर जाना, अचानक से गिर जाना या फिर तेजी से गिरना। मान लो पहाड़ में चढ़ो, धड़ाम से गिर गए, ऐसे को हम प्लमेट करते हैं। फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड, ठीक है, स्ट्रेट डाउन गिरना, नीचे आना, गिरना बहुत तेजी से, उसके लिए हम यूज करते हैं प्लमेट। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सिंस देन, तब से, द कॉस्ट ऑफ डूइंग सो हैज प्लमेटेड, जो काम करने की जो कॉस्ट है, ठीक है, कीमत है, वो बहुत तेजी से गिरी हुई है, ठीक है। चलिए सिनोनिम की बात करते हैं। पहला हो गया कोलैप्स, क्रैश, डिक्लाइन, डिक्रीज, ड्रॉप। अब इनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हर वर्ड अलग होता है। इंग्लिश में एक बात याद रखिएगा, अगर स्पेलिंग में डिफरेंस है तो मीनिंग में डिफरेंस होगा। आप ये नहीं कह सकते हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही, ये गधे लोग कहते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। जब बात कोलैप्स की होती है, कोलैप्स का मतलब होता है गिरावट, ठीक है। जैसे मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया तो वो कोलैप्स हो जाता है, कोई बेहोश हो गया तो वो कोलैप्स हो जाता है, वो गिर जाता है, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। कोलैप्स का मतलब संहार भी होता है। इसके बाद होता है आपका क्रैश। अब देखो क्रैश कई तरीके से यूज किया जाता है। क्रैश को यूज दुर्घटना में किया जाता है, कार क्रैश हो गई, ठीक है। चलो हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क होती है वो भी क्रैश हो जाती है। इसके अलावा झगड़े में भी यूज किया जाता है इसको, सत्यानाश में भी किया जाता है। आपकी गुडविल है, आपकी कोई शॉप है, ठीक है, तो आपकी गुडविल खराब हो गई तो उसके लिए भी क्रैश कहते हैं, ठीक है। हाँ, क्रैश को एक और तरीके से यूज किया जाता है। मान लो प्रिपरेशन कर रहे हो एनडीए की, यूपीएससी की, तो एक क्रैश कोर्स लॉन्च होता है, मतलब एक छोटी समय के लिए, अल्पकाल के लिए छोटा सा कोर्स आता है, उसके लिए भी क्रैश कोर्स यूज किया जाता है। तो इसको हम लोग अल्प भी बोल सकते हैं। वैसे प्लमेट एक वर्ब होती है और क्रैश क्या होता है, क्रैश एक नाउन भी होता है और क्रैश एक आपका एक एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। बहुत सारे मतलब होते हैं इसके, क्रैश के। जैसे आप कह सकते हो अकस्मात, हल्का। अगर वर्ब के तौर पे होगा तो काम करना बंद कर देना, धमाके से गिरना, गिराकर ध्वस्त कर देना, नीचे गिरना, अनिमंत्रित होना, धमाके के साथ ध्वस्त होना, मतलब बहुत सारे यूज है। इसी तरीके से अगर बात करी जाए डिक्लाइन, देखो ये यूज किया होगा, कभी आपने गूगल पे यूज किया हो या आपने ऑनलाइन पेमेंट किया हो तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि बैंक आपका पेमेंट डिक्लाइन कर देता है, मतलब मना कर देता है, ठीक है। अब डिक्लाइन भी कई तरीके से यूज होता है, एज अ नाउन यूज होता है तो इसका मतलब होता है बिगाड़ना, अधोगति या गिरावट। एज अ वर्ब यूज होता है तो नीचे होना, बिगाड़ देना या कमजोर कर देना, मना करना भी होता है, नष्ट करना भी होता है, क्षय होना भी होता है। मीनिंग को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इसलिए वेरियस कॉन्टेक्स्ट पे चीजें बता रहा हूँ। इसी तरीके से डिक्रीज की बात करी जाए तो जब हमने बात करी डिक्रीज की, डिक्रीज का मतलब होता है क्षति, हानि, ठीक है, नष्ट, गिरावट, कम करना, ऐसे। और ड्रॉप तो मतलब आपको पता है, प्राइस ड्रॉप होते हैं, आपने सुना होगा, मार्क्स ड्रॉप होते हैं। आप लोगों को ड्रॉप करने भी जाते हो, कहते हैं ना आई विल ड्रॉप यू, है ना, हैव सीट। तो यहाँ पे भी यूज करते हैं ड्रॉप, मतलब देखो क्या होता है, ड्रॉप का मतलब होता है निकाल देना, बंद कर देना। छोड़ना भी होता है, छोड़ना मतलब वो नहीं कि आपने किसी से ब्रेकअप कर लिया है, किसी को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देना। अच्छा, ड्रॉप मतलब बिंदु भी होता है, जैसे बारिश होती है तो कहते हैं ना ड्रॉपलेट्स, तो बूंद को भी हम लोग ड्रॉप
कहते हैं। देखा कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे यूज होते हैं, यही तो इंग्लिश है। ऐसे सीखना शुरू कर दो। अभी एक ही स्लाइड पे चल रहा हूँ पिछले 5 मिनट से, और कितने सारे वर्ड्स आपको मैंने सिखा दिए, कैसे कैसे यूज होते हैं। इसी तरीके से देखिए, चलिए हम इनके एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम क्या है आपका? एसेंड है। क्या है? एसेंड। स्पेलिंग को भी ध्यान देना जरूरी होता है भैया। एसेंड का मतलब, एसेंड का मतलब होता है चढ़ना, बढ़ना। ठीक है भाई, यहाँ पे जब नीचे गिरना है तो यहाँ पे चढ़ने की बात करी होगी। ग्रो की बात करी जाए, कहते हैं ना ग्रो अप, बड़े हो जाओ। मार्केट ग्रो कर रही है, आप भी ग्रो कर रहे हो, मतलब बढ़ना, विकसित होना। उपजाना, उगाना यूज करते हैं। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, और रेज मतलब क्या होता है बताओ? कहते हैं ना, डू नॉट रेज योर वॉइस, अपनी आवाज मत उठाओ। तो रेज को कई तरीके से यूज किया जाता है। जैसे अगर आपकी सैलरी बढ़ जाए तो हम लोग रेज यूज करते हैं। आपकी वेतन वृद्धि हो जाए तो धन बटोरने के लिए भी यूज किया जाता है। रेज का मतलब किसी चीज का निर्माण करने में भी होता है, जगाने में भी होता है। ठीक है। और किसी चीज को निकालने के लिए भी रेज का यूज किया जाता है। ओके। रिलेटेड वर्ड्स की बात करते हैं तो प्लमी, प्लमेट से बना प्लमी। प्लमी मतलब होता है फायदेमंद या लाभकारक, और एक होता है प्लमेज। तो प्लमेज मतलब होता है पंख। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वर्ड काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत डिटेल में मैंने इसलिए आपको ये बात समझाई। ओके, चलिए अगला वर्ड देखते हैं आपका, कोहेरेंट। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सर जी आपको ये वर्ड बहुत ही ज्यादा यूज में मिलता होगा। कहता है इन अ कोहेरेंट मैनर, गवर्नमेंट इज फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी इन इन अ कोहेरेंट मैनर। ठीक है सर। तो कोहेरेंट मतलब क्या होता है? सुसंगत, स्पष्ट, मिला हुआ, अनुकूल। ऐसी जगह पे हम लोग कोहेरेंट को यूज करते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल चीज बता रहा हूँ आपको। अब इसको और भी कैसे देखें, ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, थ्योरी और पॉलिसी, लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। मतलब जो भी चीज है भाई, देखो एक बात बताओ, तुम किसी से शादी करोगे तो ऐसे तो है नहीं किसी से भी शादी कर लोगे। आपके लिए संगत होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। आप कपड़े खरीदते हो तो रैंडमली कुछ तो नहीं खरीद लेते कि पापा के साइज के कपड़े खरीद लिए, है ना? आप अपने हिसाब से अनुकूल लेते हो तो कुछ चीजें लॉजिकल और कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, थोड़ा समझ आया, आगे देखते हैं। दिस कोहेरेंट पुश, ये जो अनुकूल पुश है, एम करना चाहिए टू सेट एन एम्बिशियस, एक जो एम्बिशियस है उसको सेट करने के लिए, बट रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट। रियलिस्टिक मत एम्बिशियस मतलब क्या होता है भैया? आप जो उम्मीद लगाते हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर के चीजें सोचते हो। बट रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव मतलब वो जो जो ऑब्जेक्टिव है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। नहीं कि मैं K2 की पहाड़ियों में चढ़ जाऊंगा, या मैं सीधे सीधे जाऊंगा और 7वें आसमान में चला जाऊंगा, ये रियलिस्टिक तो नहीं है। ओके। ऑफ क्रिएटिंग एन इंडियन जेनेटिक डाटा बैंक, तो क्या करना है? डेटा बैंक हमको बनाना है। ठीक है, क्रिएटिंग मतलब बनाने में। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो सिनोनिम हो गया आपका कॉम्प्रिहेंसिबल। मेरे साथ बोलिए, क्या है? कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल क्या होता है सर? कॉम्प्रिहेंसिबल होता है आपका बोधनीय या ग्राह्य। इसी तरीके से कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट बहुत सुना होगा, आजकल तो हर आदमी सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल स्पीकर है तो कहते हैं ना, बी कंसिस्टेंट एंड हैव परसिवरेंस इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। सब बकवास की बात है, पढ़ाई करो अच्छे से बस, इन सब में ध्यान नहीं देना होता। सो कंसिस्टेंट मीन्स होता है अविरुद्ध या दृढ़। ठीक है, या अटल भी बोलते हैं। इसके अलावा चलिए आगे आते हैं, वो हो गया आपका इंटेलिजिबल। क्या? इंटेलिजिबल। भैया जी एक चीज याद रखिएगा, और मैं आपको बताता हूँ ध्यान से। जब भी बात ये करी जाए, BLE, ABLE, ऐसे वर्ड्स आपको दिख जाएं तो समझ जाना वो वर्ड आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है। तो इंटेलिजिबल मतलब होता है सुबोध, सुस्पष्ट, समझ में जो आ जाए उसके लिए बोलते हैं। अच्छा, एक वर्ड है लॉजिकल। कहते नहीं है बकवास की बातें नहीं करो, लॉजिकल बातें करो। तो लॉजिकल मतलब क्या होता है बताइए सर? लॉजिकल मतलब होता है तर्क संगत। क्या होता है? तर्क संगत। फिर आता है आपका लूसिड। क्या होता है? लूसिड। लूसिड मतलब क्या हुआ सर? लूसिड मतलब हुआ चमकदार, चमकीला, सुबोध, सुस्पष्ट। और इसी तरीके से हो गया मीन। अच्छा, लूसिड कैसे भी कहते हैं ना, आई विल टीच यू इन ए लूसिड मैनर, मतलब बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से आपको समझाऊंगा, जैसे कि मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ा भी रहा हूँ। आप नोटिस करिए तो मैं आपको एक स्लाइड में लगभग 10 वर्ड 8 वर्ड सिखा देता हूँ। तो अगर आप इसे सीखोगे तो कितनी जल्दी वर्ड तैयार हो जाएंगे। तो ये होता है सही तरीके से सीखना। ठीक है।
और सुन के चीजें जल्दी हो भी जाती हैं। फिर आया आपका मीनिंगफुल। मीनिंगफुल मतलब क्या होता है? कुछ लोग कह देंगे सर मीनिंगफुल का मतलब होता है मतलबी। क्या सच में ऐसा होता है? नहीं सर, मीनिंगफुल का मतलब होता है अर्थपूर्ण, जिसका अर्थ निकाला जा सके, उसके लिए हम लोग मीनिंगफुल यूज करते हैं। एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स में जब बात करी तो वर्ड आया आपका कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड का मतलब होता है असंगत, अस्पष्ट या हक्का बक्का। इसे चकराया हुआ भी बोलते हैं। अच्छा जी, तो एक वर्ड और देख लेते हैं, वो है आपका डिसऑर्डरली। अब ये डिसऑर्डरली क्या भला है? देखो यार, सीधी सी बात है, कोई चीज है जो अस्त व्यस्त है उसके लिए हम यूज करेंगे डिसऑर्डरली। रैशनल का एंटोनिम होता है इररेशनल। क्या होता है? इररेशनल। अब इररेशनल मतलब क्या होता है? अविवेकी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता या ज्ञान रहित होता है, उसके लिए हम लोग इररेशनल वर्ड यूज करते हैं। लास्ट में एक वर्ड देखते हैं, ऑब्सक्योर। अब ये ऑब्सक्योर क्या बोला है? तो देखिए सर, ऑब्सक्योर मतलब होता है अधूरा, ठीक है, धुंधला, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, या फिर फीका। डन। रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं आपका कोहेरेंटली। कोहेरेंटली मतलब होता है जुड़कर या संगति पूर्वक। देखिए लिखते चलिए, नहीं तो आप स्नैपशॉट ले लीजिए। कोहेरेंटली मीन्स क्या होता है? जुड़कर या संगति पूर्वक। एंड कोहेरेंस, कोहेरेंस मतलब होता है संबद्धता या सामंजस्य। इज दैट अंडरस्टूड? तो कोहेरेंट से बना कोहेरेंटली, और कोहेरेंटली से बना आपका कोहेरेंस। तो इस तरीके से हमने काफी सारे वर्ड किए। अगर आप गिनेंगे तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने कुछ 10 या 11 वर्ड सीख लिए। मतलब काफी सारे होते हैं, पिछली साइड को बेटा 20 वर्ड सिखा दिए आपको 10 मिनट में। पर ध्यान से सुनना है, ये नहीं कि कुछ भी करते हुए चलोगे और कह दोगे सर हमें आ जाएगा। ध्यान से करना होता है। चलिए आगे आते हैं, कुछ चीजों को और देखते हैं। तो देखिए सर, अब आपके सामने एक वर्ड आया, वो है कन्वीन्ड। मेरे साथ बोलिए, क्या है आपका? कन्वीन्ड। कन्वीन्ड एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग और एक्टिविटी। क्या? लोगों को साथ लाना, किसके लिए? किसी एक्टिविटी के लिए या फिर मीटिंग के लिए। तो जैसे संचालित करना। आफ्टर अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग ऑफ टॉप जनरल एंड मिनिस्टर कन्वीन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी। ठीक है, तो जो मीटिंग हुई कौन सी हुई? एनएससी की, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ टॉप जनरल एंड मिनिस्टर्स। जो टॉप जनरल मिनिस्टर से कन्वीन्ड बाई, लाए गए, क्योंकि बाई लगा है, प्राइम मिनिस्टर शाहिद खकान अब्बासी। ओके। सिनोनिम्स की बात कर लें तो सिनोनिम्स होता है तो असेंबल। आपने सुना होगा आपका कंप्यूटर असेंबल होता है। देखो आजकल तो लोग लैपटॉप ज्यादा यूज करते हैं, बट अगर आप आज से कुछ 5-7 साल पहले चले जाए तो आपको ध्यान होगा लोग कंप्यूटर असेंबल कराते थे। ठीक है, तो असेंबल मतलब होता है पुर्जे जोड़ना या इकट्ठा करना, उसके लिए हम लोग असेंबल यूज करते हैं। ये अगला वर्ड है आपका गैदर। गैदर क्या होता है? गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा होना या परिणाम निकालना। ओपन मतलब खुला। अच्छा, समन क्या होता है? बताइए, समन क्या होता है? तो सर जी देखिए, समन मतलब होता है बुलावा। अब बुलावा किसका? यूजुअली कोर्ट का या पुलिस का, तभी समन यूज किया जाता है, अदरवाइज यूज नहीं किया जाता। फिर आता है आपका कॉल। कॉल मतलब क्या है? कॉल मतलब कई चीजें होती हैं। देखिए सर, कॉल एज अ नाउन भी यूज होता है, एज अ वर्ब भी यूज होता है। ओके, जब एज अ नाउन यूज होता है तो कॉल मतलब होता है रस्मी मुलाकात, भेंट करने जाना या निमंत्रण। ओके, या औपचारिक भेंट जिसे भी कहते हैं। लेकिन जब एज अ वर्ब यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है निमंत्रित करना, अनुमान करना, टेलीफोन करना या किसी को बुलावा भेजना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक वर्ड आया आपका कलेक्ट। क्या आया? अब ये कलेक्ट क्या है? कलेक्ट मतलब आपको पता है इकट्ठा करना होता है। अच्छा, कलेक्ट मतलब छोटी प्रार्थना भी होती है। एज अ नाउन अगर यूज किया जाए आपका, तो इसका मतलब एक छोटी प्रार्थना भी होती है। अच्छा, कलेक्ट मतलब याद करना भी होता है और दोबारा याद कराना भी होता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट वर्ड है, कॉन्ग्रीगेट। अब ये कॉन्ग्रीगेट क्या है याद दिलाता हूँ। रिलीजियस गैदरिंग होती है जहाँ पे मतलब जब पूजा पाठ में काफी सारे लोग आते हैं तो कॉन्ग्रीगेशन होता है। ठीक है ना, तो काफी सारे लोग आते हैं ना, उसे कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। तो कॉन्ग्रीगेट क्या है? कॉन्ग्रीगेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है एकत्र करना, एकत्रित होना या जमा होना। इज दैट अंडरस्टूड?
चलिए अब हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो जब हमने एंटोनिम्स की बात करी तो ये देखिए थोड़े से टफ वर्ड मिल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब होता है सॉरी, इसमें आ गया आपका डिस्पर्स। डिस्पर्स क्या होता है? डिस्पर्स मतलब होता है छिटकाना, छितराना। अरे यार देखो, जैसे मान लो तुमने फूल लिए, तुम ऐसे ऐसे स्क्रीन पे देखो दिख रहा है, ऐसे ऐसे करते चले जाओ, तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? डिस्पर्स है। इज इट अंडरस्टूड? चलिए इसी तरीके से देखिए डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या होता है? बांटना। स्कैटर, ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी देख लेते हैं। तो सर स्कैटर मतलब होता है बिखेर देना, चितराना, ठीक है, या तितर बितर कर देना। सेपरेट मतलब आपको पता ही, अलग करना होता है, लेकिन इसके भी कुछ कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। देखिए दाल से चावल को अलग करना सेपरेशन हो सकता है, लेकिन अलगाव करना मतलब नायक और नायिका अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया, तो वहां पे भी हम लोग सेपरेट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अतिरिक्त छाप या पृथक करना। फिर कैंसिल मतलब आपको पता ही है, मना कर देना। कुछ और मतलब भी होता है क्या कैंसिल का? हाँ जी होता है। तो कैंसिल का मतलब होता है उत्पादन या घिसना, काटना भी होता है और लकीर खींचना भी होता है। और कैंसिल का मतलब रद्द करना भी होता है, ट्रेन कैंसिल हो जाती है, टिकट कैंसिल हो जाता है। अब आया एडजॉन। देखिए जब भी किसी चीज में रुकावट की बात आती है तब हम लोग एडजॉन जैसा वर्ड यूज करते हैं। तो मतलब स्थगित करना, कहते हैं ना द मीटिंग वॉज एडजॉन्ड, कोर्ट इज एडजॉन्ड, ठीक है सर, तो ऐसी जगह हम लोग यूज करते हैं एडजॉन। एडजॉन नहीं, एडजॉन, ठीक है। टालना, बंद करना भी होता है, और कार्यवाही स्थगित करने के लिए भी यूज किया जाता है, कोर्ट वगैरह में यूज किया जाता है, या मीटिंग वगैरह में भी हम इसको यूज करते हैं। रिलेटेड वर्ड्स की बात करते हैं तो आपका आपका गया कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब होता है संवहन। और कन्वेक्टिव, कन्वेक्टिव मतलब होता है संवहनी, ठीक है सर, वर्ड समझ में आ गए। चलिए कुछ और वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक आया आपका इंस्नेयर। अब ये इंस्नेयर क्या होता है? देखो चूहा पाला है, पालता तो कोई नहीं है, कुछ लोगों को शौक होता है, उनकी बात नहीं करते, लेकिन आप नोटिस करिए तो चूहे को पकड़ने के लिए हम लोग चूहे का पिंजड़ा रखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं कि फंस जाए, नुकसान बहुत करते हैं ना भाई। तो अब इसको देखिए, ये क्या है? यहाँ पे एक चीज का लगा दिया कि चूहा आएगा, चूहा खाएगा, चूहा खाएगा, वो पकड़ जाएगा। इनसेयर का मतलब यही होता है जाल में फंसाना, उलझाना या फंसाना, ठीक है। क्लियर है बातें? तो कैच इन और एज इन अ ट्रैप, तो इसे बोलते हैं इंस्नैर। इंस्नैर क्या है? एक वर्ब, सीधी सी बात है, फंसाने की बात करें, कोई एक्शन कर रहे होगे, और जब आप कोई एक एक्शन कर रहे होगे तो वो एक वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेकअप, हेयर एंड फैशन कुड नॉट इंस्नेयर द फेथफुल हस्बैंड इन द वुमेन्स ट्रैप। तो भैया मेकअप हो गए, बाल हो गए और फैशन, एक फेथफुल, एक विश्वासी पति को किसी दूसरी महिला के ट्रैप में, जाल में नहीं फंसा सकते। ठीक, सही बात है, नहीं फंसा सकते। चलिए सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो इंस्नेयर का मतलब धोखा हो भी आप कह सकते हो, और यहीं से एक आपका सिनोनिम निकलता है चीट। तो चीट का मतलब क्या होता है? चीट का मतलब कपटी भी होता है, जब ये एज अ नाउन यूज किया जाता है, और जब एज अ वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है आपका धोखा करना, धोखा देना, ढकोसला करना भी इसको यूज किया जाता है। इसी तरीके से है आपका एम्ब्रॉयल, ठीक है। आपने एम्ब्रॉयडर सुना होगा, कहते हैं ना एम्ब्रॉयडरी करा लो, एम्ब्रॉयडरी सुनी होगी, लड़कियां कराती हैं कपड़ों वगैरह में। मैं ये नहीं कह रहा लड़के नहीं करते, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मन वो मत करना। तो इसका मतलब होता है कढ़ाई। तो यहीं से एक वर्ड आप समझ लीजिए, एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉयल भी होता है। क्या होता है? एम्ब्रॉयल भी होता है। अब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है व्याकुल करना, उलझाना, ठीक है। क्या करना? व्याकुल करना, उलझाना। देखो वर्ड दो बार बोल लिया करो, मैं भी बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ बोलो नहीं, आप भी इसको बोलिए। यहीं से एक वर्ड आया आपका एनमेश। क्या इसको बोलते हैं? एनमेश। एनमेश मतलब होता है उलझाना या फंसाना, और जाल में फंसाना भी इसके लिए यूज किया जाता है। यहीं से एक वर्ड आया इंटेंगल। क्या? इंटेंगल। इंटेंगल, तो इंटेंगल का मतलब होता है घबराना, फंदे में फंसाना। इंट्रैप मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, जब ट्रैप की बात कर रहा है तो इंट्रैप की बात कर रहा है, तो दोनों का मतलब ही फंसाना होता है। याद रखिएगा बहुत अच्छे से, फंसाना, जाल में पकड़ना, मछली वगैरह के लिए इंट्रैप वर्ड यूज किया जाता है। और मिसलीड मतलब क्या होता है? धोखे में रखना। कहते हैं ना डोंट स्प्रेड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, सुना होगा आपने। तो मिसलीड मतलब होता है भटकाना, बहकाना, भरमाना, धोखा दे देना। इसी तरीके से आगे आते हैं, एंटोनिम्स की बात करते हैं। तो हो गया आपका डिसइंटेंगल। तो भैया इंटेंगल मैंने आपको बताया, आप इसी तरीके से डिसइंटेंगल को भी समझ लीजिए। क्या हो सकता है डिसइंटेंगल? बताइए। इंटेंगल मतलब मैंने बताया उलझाना, तो सीधी सी बात है डिसइंटेंगल मतलब क्या हो गया? जहां उलझाया नहीं जाएगा, यही तो होगा ना, कुछ और होगा?
बताइए, नहीं, इसका मतलब सुलझाना होता है, कॉमन सेंस है। आगे आते हैं, आया आपका एक्सक्लूड, ये तो मैं क्लास में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ एक्सक्लूड को। तो एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड मतलब होता है निकालना, छोड़ देना, अलग करना, वर्जित करना। फ्री मतलब आपको पता है क्या? फ्री कहते हैं ना, फ्री का है सब। फ्री मतलब स्वतंत्र, स्वाधीन, और कार्यमुक्त, स्वाधीन भी बोलते हैं, कार्यमुक्त भी बोलते हैं, अबाध भी बोलते हैं, आजाद भी बोलते हैं। कितने सारे मीनिंग होते हैं। इंग्लिश के साथ यही समस्या है। इंग्लिश में अगर आप एक वर्ड को देखना चाहें तो बहुत सारे मतलब उसके मीनिंग्स आ जाते हैं। यहीं से आया आपका लिबरेट। सो लिबरेट क्या होता है? छोड़ देना, मुक्त करना, अलग करना। और फिर आया आपका डिसएंचेंट। क्या है आपका? डिसएंचेंट। ठीक है। सो डिसएंचेंट मीन्स क्या होता है? जादू टोने के प्रभाव से छुड़ाना, कहते हैं काला जादू कर दिया, ओम फट स्वाहा, वो। रिलेटेड वर्ड्स को देख लेते हैं। इन सैंग्वीन, लहू में नहाना। इन सैंग्वीन मूवीज वगैरह आपने देखी होंगी, ठीक है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं लहू से नहाना, खून से नहा लिया उसके लिए। और हो गया आपका एंस्कॉन्स, तो मतलब छिपाना, स्थापित करना, या फिर आपका आश्रय देना। हम लोग इसके लिए यूज करते हैं क्या? एंस्कॉन। उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ में आया होगा। चलिए आगे आते हैं, और भी कुछ वर्ड्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो वर्ड्स क्या है? ट्रायंगुलेट। व्हाट इज ट्रायंगुलेट? देखिए सर, ट्रायंगुलेट मतलब होता है, आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल से कुछ जुड़ता हुआ दिख रहा होगा, जुड़ा हुआ, ठीक है। डिवाइड इनटू ट्रायंगल फॉर सर्वेइंग पर्पस, ठीक है, सर्वे के लिए किसी को ट्रायंगल में कर देना। ट्रायंगल मतलब यहाँ पे झंडे से नहीं, एरिया से समझ सकते हो। त्रिकोणमिति की सहायता से नापना, भुजाकार करना। लेकिन इसको और भी तरीके से यूज किया जाता है, जैसे न्यू दिल्ली मस्ट इंश्योर, जो नई दिल्ली है उसे इंश्योर करना चाहिए, इट डजेंट गेट इंस्नैड, की यह फंसेगी नहीं, इंस्नैड अभी अभी पढ़ाया। और ट्रायंगुलेट डिवाइड नहीं होगी इन द इक्वेशन बिटवीन वॉशिंगटन एंड इस्लामाबाद, ठीक है ना। तो इसकी वाशिंगटन इस्लामाबाद की जो आपकी इक्वेशन है उसमें नहीं फंसेगी। सिनोनिम्स की बात करते हैं। इवैल्यूएट, तो आपने ये वर्ड काफी सुना होगा, कहते हैं ना इवैल्यूएट को, कि भैया जो भी करना है तो इवैल्यूएट कर लो, मतलब मूल्यांकन कर लो, आंक लो वो क्या है। इसी तरीके से बात करते हैं आपके कैलकुलेट की। सो कैलकुलेट मतलब क्या होता है? कैलकुलेट मतलब होता है हिसाब लगाना, सुविचार करना, निवरण करना, अंदाजा लगाना। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? कैलकुलेट। और यहीं से है आपका कंप्यूट। कंप्यूटर से बना कंप्यूट, सुना होगा। कंप्यूटर भी आपने सुना होगा, नहीं सुना? सुना होगा भैया। कम्यूटर्स, आप दिल्ली मेट्रो वगैरह में अगर ट्रैवल किए होंगे तो आपने देखा होगा कम्यूटर्स लिखा होता है। खैर मैं कंप्यूट बता देता हूँ आपको। कंप्यूट का मतलब होता है गिनना, गणना करना, हिसाब लगाना, या फिर परिकलन करना, ठीक है। तो चलिए आज के लास्ट वर्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसे बोलते हैं एशलॉन। क्या बोलते हैं? एशलॉन। कुछ लोग इसे एकलॉन भी बोल सकते हैं, बट इसे बोलते हैं एशलॉन। सो इसका मतलब क्या है, ये क्या बोला है, इसको भी देखते हैं। तो देखिए सर, एशेलोन मींस अ लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशन और सोसाइटी, ठीक है। तो जैसे ऐसे ये रैंक बढ़ती जा रही है, ऐसे समझ लो, इसको इसके लिए हम यूज करते हैं। सो अ लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशन और सोसाइटी, किसी प्रोफेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी में एक होना। सो विभाग, विभाग, सोपानक, उपाधि, स्तर। My request to do on a field trip to Pakistan occupied Kashmir with the Pakistan Army for research and fire violation along the India-Pakistan border was still being reviewed by the higher echelon of the Pakistan Army in Rawalpindi when this question was posed to me. सीधी बात समझो क्या कह रहा है। माई रिक्वेस्ट टू गो ऑन, मेरी रिक्वेस्ट है जाने के लिए फील्ड ट्रिप में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, पीओके में, विद द पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के साथ, किसके लिए? रिसर्च के लिए। कहाँ पे? सीज फायर वायलेशन जो हुआ है, मतलब जो आपकी मतलब ना बाउंड्री में नहीं घुसना, अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है वहां पे भी, वॉज स्टिल बीइंग रिव्यूड, उसको अभी भी रिव्यू करना जाना बाकी है, बाय द हायर एशेलॉन, जो कि हायर पोस्ट पे लोग बैठे हैं, या विभानक बैठे हैं, सुपानक बैठे हैं। कहाँ पे? पाकिस्तान आर्मी के। कहाँ पे? रावलपिंडी में। व्हेन दिस क्वेश्चन वाज पोस्ट टू मी, जब ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। अब जैसे इसको देख लीजिए, ये सबसे आगे खड़ा है, ये अकेला, तो यहाँ पे भी आप ये इनके लिए एशेलॉन होगा। सिनोनिम की बात कर लेते हैं। तो जब हमने बात करी सिनोनिम की, तो यहाँ पे एक आ गया आपका डिग्री।
देखो डिग्री को कई तरीके से यूज किया जाता है। एक तो आपको कॉलेज से मिलती है डिग्री, तो आप उसके लिए डिग्री वर्ड यूज कर लेते हो, ठीक है। लेकिन सिर्फ कहानी उसके लिए नहीं यूज करी जाती है। टेम्परेचर के लिए भी आप नोटिस करिए तो डिग्री वर्ड यूज किया जाता है। ध्यान दिया है कभी? टेम्परेचर के लिए भी यूज किया जाता है। अच्छा, और कुछ कहते हैं ना 360 डिग्री पढ़ दो, तो मतलब किसी चीज की डायमेंशन के लिए भी डिग्री को यूज किया जाता है। तो डिग्री के कई सारे यूज हैं, जैसे स्थिति, श्रेणी, उपाधि के लिए भी डिग्री यूज करते हैं, दर्जा, पंक्ति के लिए यूज करते हैं, या फिर मात्रा के लिए भी यूज करते हैं। इसी तरीके से जब फाइल की बात करी जाती है, एक फाइल तो देखो जिसमें कागज वगैरह लगे होते हैं, उसमें यूज कर लेते हैं। एक और होता है, तो फाइल का मतलब एक तो चिट्ठी होता है। फाइल का मतलब जैसे कोई केस वगैरह कर दिया वहां पे भी, तो मतलब दस्तावेज हो गया। फाइल का मतलब पंक्ति में चलना भी होता है। सूचना दर्ज कराना भी फाइल को कहते हैं, जैसे आपने पुलिस केस किया तो वहां पे भी कहते हैं ना एफआईआर फाइल कर दी। और फाइल का मतलब चिकना करना भी होता है। फिर आपको ग्रेड तो पता ही होगा भाई, पढ़ाई लिखाई इतनी आप करके आए हो, तो ग्रेड हो गया। ग्रेड क्या है? ग्रेड मतलब कोटि, पदवी, दर्जा, ठीक है। और इसी तरीके से लाइन, कोई मुझे लाइन बताएगा लाइन और क्यू में क्या फर्क होता है? बताओ। एक होता है लाइन, ठीक है। तो जब आपने इसको बोला ये आपकी लाइन है, क्यू क्या हो गया? आप इन लोगों को देख रहे हो, ये सब के सब एक एक, एक के पीछे एक के पीछे एक खड़े हैं, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्यू बोलते हैं, मतलब एक लाइन पे लग जाना, उसके लिए यूज करता है क्यू, क्यू यू ई यू ई, ठीक है। तो लाइन का मतलब सलाह होता है, माध्यम भी होता है, रूपरेखा भी होता है, सीमा रेखा भी होता है, पंक्ति भी होता है, ठीक है। ये पंक्ति को भी हम लोग लाइन बोलते हैं। फिर हो गया ऑफिस, तो ऑफिस को मतलब पता है जगह के लिए यूज किया जाता है, प्लेस भी जगह के लिए यूज किया जाता है। एंटोनिम्स की बात करी जाए, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, और यहीं से एक आपका रिलेटेड वर्ड बनता है इंशलांट, तो इसका मतलब होता है विभाजित करना। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने काफी सारे वर्ड्स देखे। अगर आप आज के वर्ड्स को नोटिस करिए, जो मैं आपको अगले 1-2 मिनट में रिकॉल करा देता हूँ, तो आप नोटिस करेंगे आपने आज काफी कुछ सीखा हुआ है, ठीक है। जैसे प्लमेट में हमने देखा, प्लमेट का मीनिंग क्या होता है, तो कोलैप्स, क्रैश, डिक्लाइन, डिक्रीज, ड्रॉप। सोचने की कोशिश करो, जो वर्ड बोल रहा हूँ अगले 2 मिनट में रिकॉल कराऊंगा। प्लमेट, कोलैप्स, क्रैश, डिक्लाइन, डिक्रीज, ड्रॉप। सिनोनिम हो गया एंटोनिम, असेंड, ग्रो, इंक्रीज, रेस। डन। कोरेंट, कोरेंट का मतलब सुसंगत, स्पष्ट हुआ। सिनोनिम की बात करी, कॉम्प्रिहेंसिबल, कंसिस्टेंट, इंटेलिजिबल, लॉजिकल, लूसिड एंड मीनिंगफुल। एंटोनिम की बात करी, कंफ्यूज, डिसऑर्डरली, इरेशनल एंड ऑब्सक्योर, ठीक है। आ गया कन्वीन, कन्वीन मतलब संचालित करना, लोगों को बुलाना एक मीटिंग करने के लिए। सिनोनिम्स की बात करें, असेंबल, गैदर, ओपन, समन, कॉल, कलेक्ट, कांग्रीगेट। एंटोनिम्स की बात करें, डिस्पर्स, डिवाइड, स्कैटर, सेपरेट, कैंसल एंड एडजॉर्न। इंस्नेयर की बात करें, कैच इन और ट्रैप, जाल में फंसाना। सिनोनिम्स की बात करें, चीट, एम्ब्रॉयल, इनमेश, इंटैंगल, इंट्रैप, मिसलीड। एंटोनिम्स की बात करें, डिसएंटेंगल, एक्सक्लूड, फ्री, लिबरेट एंड डिस्चेंट। ओके, तो इंसैंग्विन लहू में नहाना, इनको छिपाना। ट्रायंगुलेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने सिनोनिम्स देखा, इवेल्युएट, कैलकुलेट एंड कंप्यूट। फिर आया एशलॉन, एशलॉन में हमने देखा विभाग, सोपाना के उपाधि स्तर। सिनोनिम्स की बात करी जाए, डिग्री, फाइल, ग्रेड, लाइन, ऑफिस, प्लेस। एंटोनिम्स की बात करी जाए, अनएम्प्लॉयमेंट। रिलेटेड वर्ड हो गया इंशलॉन, ठीक है। तो ये आज के लिए था, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूंगा कि मैं आपको बोर्ड पे सीधे आकर के पढ़ाऊं। हैव अ नाइस डे।